अगले दिन जे उसी बात को सोचती हुई खोई हुई रहती है। तभी कैफिर का भाई आता है और उसके एक क्लासमेट को पीट रहा होता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड के करीब आ गया था। जे सब लड़कों से कहती है कि बीच बचाव करें, लेकिन कोई नहीं करता जब तक यूरी नहीं आता और कैफिर के भाई को मार देता है। कैफिर ये कैसे सहता, वो यूरी को मुक्का मारता है और गिरा देता है। जे दौड़कर यूरी की मदद करती है और कैफिर पर चिल्लाती है कि वो और उसका भाई दोनों गलत हैं। कैफिर को भी गुस्सा आता है और वो जवाब में चिल्ला देता है और समझ जाता है कि जे भी यूरी जैसी ही है। बाद में सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। यूरी जे को धन्यवाद कहता है कि उसने उसका साथ दिया। साई माहौल शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि कैफिर असल में अच्छा लड़का है और शायद उसे बुरा लग रहा होगा और वो माफी मांगने आएगा। और सच में कैफिर आता है और होटल मालिक से कहता है कि सबका बिल वो देगा। वाह मेरे भाई, सब खर्च कर दो, बस बाद में मुझसे भीख मत मांगना। फिर वो यूरी के पास जाता है और माफी मांगता है। सबसे बड़ी बात, यूरी उसे माफ कर देता है बिना किसी गुस्से के। जे अब भी थोड़ी नाराज होती है, लेकिन कैफिर उसे बताता है कि उसके कुछ कनेक्शन हैं और वो उसके पापा से मिलाने में मदद कर सकता है। जे कहती है, अगर ऐसा है तो तुम माफ, जैसे मैं तुमसे ज्यादा देर नाराज रह ही सकती हूँ। उस रात जे का परिवार जमा हुआ है, सभी तनाव में, क्योंकि उनका दिवालिया होने वाला है। उसकी मौसी परेशान होकर रोने लगती है जब जे अंदर आती है, लेकिन सब उसे देखकर खुद को संभाल लेते हैं और कहते हैं सब ठीक है। फिर उसे ऊपर भेज देते हैं। उसके ग्रैंड अंकल कहते हैं कि इस हालात को सुधारने का एक ही तरीका है, यूरी के दादाजी की कंपनी के साथ साझेदारी करना। सब चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या वो जे की कुर्बानी देकर उसकी यूरी से सगाई करवा देंगे ताकि डील पक्की हो जाए। यही मेरा अपना थ्योरी है, सही हो या गलत, मुझे तो बस ड्रामा चाहिए। अगले दिन स्कूल में यूरी जे को बाहर ले जाने का न्योता देता है ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके और जे मान जाती है। कौन मना करेगा उस लाल बालों वाले सपने जैसे लड़के को। अगले दिन दोनों मिलते हैं, लेकिन जे पूरा ध्यान नहीं दे रही होती, पूरी तरह से उलझी हुई। यूरी पूछता है, क्या बात है, क्या सोच रही हो? जे टालने की कोशिश करती है। यूरी थोड़ा नाराज होकर कहता है, मतलब अब मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं कि मुझसे बात कर सको। जे बात संभालने की कोशिश करती है और कहती है, तुम्हें बेवजह परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर वो उसका चेहरा पकड़ती है और देखती है कि वो गुस्से में कितना लाल हो गया है और कहती है, तुम्हारे बाल कम थे क्या? अब चेहरा भी टमाटर बन गया है। फिर वो उसे चिढ़ाती है, मैं हूँ लाल टमाटर, जैसे गाना गाने ही वाली हो। यूरी तो बस सन्न बैठा रहता है, दिल धड़क रहा होता है। तभी उस पल कैफिर आ जाता है और जे को खींच कर ले जाता है। कहता है कि ये उसके पापा के बारे में है। यूरी भी उसका हाथ पकड़ लेता है और हम सब देखने वाले बस सोचते हैं, हमें भी जिंदगी में जरा सी जे जैसी किस्मत मिल जाए तो क्या बात हो। खैर, शिकायत नहीं। कैफिर कहता है, ये तुम्हारे पापा के बारे में है, और जे उसके साथ जाने को मान जाती है। यूरी कहता है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, जे एक प्रोफेसर से अपने पापा के बारे में पूछती है, लेकिन वो महिला कोई जानकारी देने से इनकार कर देती है। कहती है ये गोपनीय मामला है और बताती है कि उसके पापा अब जा चुके हैं और अब उन्हें पकड़ना संभव नहीं। जे रोने लगती है, उसे लगता है किस्मत उसके खिलाफ है। कैफिर उसे गले लगाता है, उसके माथे पर किस करता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जे थोड़ी शांत होती है और यूरी के पास वापस लौटती है। हम देखते हैं कि कैफे में अब कोई नहीं बचा, सिर्फ यूरी वहीं उसका इंतजार कर रहा है। क्या लड़का है। वो जे को फूल देता है और एक अंगूठी निकालता है, हाँ वो भी लाल रंग की, और कहता है कि अब वो अपने जज्बात छुपा नहीं सकता। अब सब कुछ उसके सामने है, फैसला जे को करना है। फिर वो चला जाता है। जे वहीं बैठ जाती है, सोचती हुई उलझन में, क्या हाँ कहे या इनकार करे। हम देखते हैं कि जे ने यूरी से अंगूठी ली और घर लौट आई। अब भी तय नहीं कर पा रही कि क्या करे। तभी उसकी मौसी अंदर आती है। वो उसकी प्राइवेसी का सम्मान करती है, लेकिन जब वो अंगूठी देखती है तो पूछती है, किसने दी है? जे बताती है, यूरी ने। मौसी कहती है, वो लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। वो अंगूठी का साइज भी चेक करती है और वो उसकी उंगली में बिल्कुल फिट बैठती है। मौसी उसे सलाह देती है, सोच समझकर फैसला लेना, जल्दबाजी मत करना। थोड़ी देर बाद वो जे को फोन देती है ताकि वो अपनी माँ को कॉल कर सके। उसकी माँ उसे बताती है कि वो दोबारा शादी करने जा रही है और चाहती है कि जे उसकी शादी में शामिल हो। जे नाराज हो जाती है और चिल्ला पड़ती है, आपने कभी मेरी खबर नहीं ली और ये भी नहीं बताया कि पापा मुझसे मिलना चाहते थे। जे फोन काट देती है और कॉल जारी रखने से मना कर देती है। वो साफ तौर पर बहुत दुखी है। अगले दिन वो नौकरानी से पूछती है कि क्या उसका कमरा साफ किया गया है।
क्योंकि उसमें कुछ गायब है। और उसकी किस्मत देखो, आयरिस वहां खड़ा है और हाथ में रिंग वाला बॉक्स लिए हुए हैं। वो उससे पूछता है कि क्या वो यही ढूंढ रही है। वो जानना चाहता है कि उसे ये किसने दिया। जब जे कहती है कि यूरी ने, तो आयरिस गुस्से में आ जाता है। वो उसे बताता है कि उसके पापा ट्रिप से वापस आ गए हैं और उसके पास उनका पता और फोन नंबर है। वो जे से एक डील करता है, उसे यूरी को रिजेक्ट करना होगा, सेक्शन ई के दोस्तों से दूर रहना होगा और सेक्शन ए में ट्रांसफर लेना होगा। अगले दिन स्कूल में वो देखती है कि लड़के न्यू ईयर पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल होटल में इवेंट होस्ट कर रहा है, लेकिन ये सभी बाहर वाले हैं और इन्हें इनवाइट नहीं किया गया। लड़के तय करते हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगे, वो स्कूल में ही सेलिब्रेट करेंगे और अपना क्लासरूम सजाएंगे। जे थोड़ी उदास हो जाती है जब वो लॉकर पर अब भी एला लिखा देखती है, तो कैफिर एक स्टिकर उठाकर उसे ढक देता है, जैसे कह रहा हो जो चाहिए मैं हूं ना, पर अपने ही अंदाज में। बाद में वो अपने एक छोटे कद वाले दोस्त की मदद करता है जिसे पेड़ पर कुछ ऊंचा लटकाना है। लंबे लड़के जरूरी होते हैं भाई, इसीलिए यूरी जे को चिढ़ाता है कि वो छोटी है और सजावट नहीं लगा पा रही, फिर खुद उसे उठाकर सजावट लगा देता है, जबकि जे वहीं खड़ी फ्रीज हो जाती है शर्म से। उनमें से एक दोस्त यूरी को खींच कर ले जाता है और जे अपने क्लासमेट्स को देखती है और महसूस करती है कि ये लोग सच में उसके परिवार जैसे हैं। वो भावुक हो जाती है और रोने लगती है। कैफिर उसे देखता है और पूछता है क्या हुआ, तो वो कहती है कुछ आंख में चला गया है। वो कहता है कि झूठ बोल रही हो और कहता है कि अगर किसी चीज से डर लग रहा है तो चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये उसे सांत्वना देता है। इसके बाद डांस और म्यूजिक प्रतियोगिता होती है। डेंजल और एलेक्स स्टेज पर जाते हैं और जे को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। ब्रेक के समय फ्लेक्स जे से कहता है कि यूरी अकेला बैठा है और उदास लग रहा है, तो वो उसके पास जाती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। वो उसे खाने के लिए भी इनवाइट करती है, लेकिन वो मना कर देता है। पर जब जे कहती है कि उसे रिंग पसंद आई तो वो खुश हो जाता है। फिर दोनों बैठते हैं और आपस में हंसी मजाक करते हैं, लेकिन तभी कैफिर अंदर आता है और उन्हें देखता है। उसे जलन होती है और दोनों के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। फिर एक चिकन को लेकर पूरा ड्रामा शुरू हो जाता है। किसी को नहीं पता कि वो चिकन कहाँ गया, किसी को उसकी महक तक नहीं आई। सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं जब तक जे सबकी प्लेट्स चेक नहीं करती। फिर वो कहती है रुको, साई कहाँ है? पता चलता है कि वो टेबल के नीचे बैठा चिकन खा रहा है। वो हंसते हुए कहता है माफ करना दोस्तों, मैं उसकी स्वादिष्ट जांघों के आगे टिक नहीं पाया। जे कहती है कोई बात नहीं, खा लो प्यारे, तुम तो अभी बढ़ रहे हो। उसी समय उनके ग्रुप का कोई एक और भी बड़ा चिकन लाता है और सब खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में डेविड जे को एक गिफ्ट देता है, एक नेकलेस जिसमें उसका इनिशियल है। जब वो उसे धन्यवाद कहती है तो वो कहता है कि उसने इसे खरीदा नहीं बल्कि बाहर से उठाया और उस पर उसका नाम लिखा था। फिर हमें पता चलता है कि पर्सी ने उसे दिया था और डेविड से कहा था कि वो जे को दे दे। क्यों, ये हम बाद में जानेंगे। फिर म्यूजिक बजता है और सब डांस शुरू कर देते हैं। साई जे को डांस के लिए खींचता है और उसे कुछ स्टेप्स भी सिखाने लगता है। वो कैफिर से कहती है कि वो भी डांस करे, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो उसे डांस करते हुए देखना एंजॉय कर रहा है। फिर यूरी गाना गाने के लिए उठता है, एक रोमांटिक गाना। वो पूरा समय जे को ही देखता रहता है, जिससे कैफिर को जलन होती है। जे ये नोटिस करती है और कैफिर को देखती रहती है, जिससे यूरी और नाराज हो जाता है। वो सोचता है मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और गाना अधूरा छोड़ देता है। इसके बाद अगला राउंड शुरू होता है। ऑडियंस को कुछ चीजें लाने के लिए कहा जाता है और जो पहले लाता है उसे इनाम मिलता है। पहली चीज है चॉकलेट। एलेक्स एम को पकड़ लेता है और कहता है ये रही मेरी चॉकलेट। और हाँ, क्रिंज लेवल बहुत हाई है, पर वो जीत जाते हैं। फिर मिठाई मांगी जाती है और कैफिर जे को उठा लेता है और कहता है लो, मीठी और शक्कर जैसी। जे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और बात और भी खराब तब हो जाती है जब इनाम निकाला जाता है, एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स का। वो चिल्लाती है उस पर, लेकिन प्यारा यूरी उसे शांत करता है और अपने पास बैठा लेता है। फिर सबसे पसंदीदा चीज लाने को कहा जाता है। यूरी जे को उठा लेता है और भाग जाता है। एलेक्स भी एम को उठा लेता है। इवेंट होस्ट्स चौंक जाते हैं, क्या जे ही एकमात्र है जिसे सब उठाकर ले जा रहे हैं? अचानक एक सन्नाटा छा जाता है और यूरी सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है। जे शर्म से भागकर साई के पास जाकर बैठ जाती है। फिर आता है गिफ्ट एक्सचेंज सेगमेंट और गिफ्ट सच में दुखद हैं। हैंगर का सेट, एक कड़छी, एक छोटा ग्रेटर। सबसे अच्छा गिफ्ट एम को मिलता है क्योंकि एलेक्स ने उसे लिपस्टिक दी, खुद लगाई और कहा मेरे गाल पर किस कर दो। वो करती है और उसका निशान छोड़ देती है। दूसरा बेस्ट गिफ्ट कैफिर को मिलता है, एक शॉर्ट्स जो जे ने उसके
उसके लिए खरीदा था। सब हंसते हैं क्योंकि वो उसी से मैच कर रहा होता है जो उसने पहना है। दुर्भाग्य से जे का गिफ्ट बेकार निकलता है। उसे लगता है कैफिर ने दिया है, लेकिन असल में वो साई होता है। वो उसके पीछे भागती है और उसे पीट देती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि सब एक साथ बैठे हैं और उसे महसूस होता है कि ये लोग सच में उसका परिवार हैं। वो भावुक हो जाती है और रोने लगती है। कैफिर देखता है और कहता है, फिर से वही कुछ आंख में चला गया। वो कहती है, मैं बस खुश हूँ। तो वो कहता है, खुश रहो और भी ज्यादा, और उसे दोबारा जश्न में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। फिर हमें इस सीजन की शुरुआत से अब तक की सारी घटनाओं का रिकैप दिखाया जाता है, जैसे कि जे का डिपार्टमेंट में सफर, स्कूल में उसकी एंट्री, कैफिर और यूरी के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियां, उनके साथ बिताए गए रोमांचक पल और आखिरकार कैसे वह कैफिर से प्यार करने लगी। इस बीच यूरी, जो उसे पहले से प्यार करता था, ने भी अपने जज्बातों का इजहार कर दिया, जिससे जे उलझन में पड़ गई कि वो असल में किससे प्यार करती है। वह कैफिर के करीब आ रही थी, लेकिन तभी दिवालियापन की अफवाहें फैलने लगी, जिससे मजबूर होकर उन्हें यूरी के परिवार के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ी। सब कुछ और ज्यादा उलझ गया जब यूरी ने क्रिसमस पार्टी के दौरान सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। यह सबको चौंका देने वाला था, खासकर कैफिर के लिए। जे अपने घर पर उठती है, अभी भी थकी और भ्रमित। उसे याद आता है कि पिछली रात उसने जश्न मनाया था, लेकिन ज्यादातर बातें धुंधली हैं। उसे सिर्फ इतना याद है कि पार्टी घर पर थी, कुछ मेहमान जल्दी चले गए थे और कुछ रुक गए थे। नीचे सभी बहुत ज्यादा शराब पी रहे थे। यूरी थोड़ा उदास था, लेकिन बाकी सब मजे कर रहे थे, खासकर जे, जो बहुत हंस रही थी और सबके साथ घुल मिल रही थी। जैसे जैसे यादें वापस आने लगती हैं, जे को थोड़ी शर्म आने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद कुछ बहुत जरूरी हुआ था, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं। उसे याद आता है कि वह साई और फेलिक्स के साथ बैठी थी और कुछ खा रही थी। फिर बाकी लोग भी आकर ड्रिंक्स में शामिल हो गए। यूरी पूरे समय उस पर ही ध्यान लगाए बैठा था, उदास और उलझा हुआ। यह नहीं समझ पा रहा था कि उससे कैसे बात करे, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। जैसे जैसे रात बढ़ी, जे शराब पीने लगी, जिससे सब हैरान रह गए। उसने पहले मना किया था, लेकिन बाकी लोगों के कहने पर उसने पी ली। उसने यूरी की जगह खुद पी। भले ही उसे मजा नहीं आ रहा था, लेकिन वह चाहती थी कि यूरी उस पर ध्यान दे। यूरी उसकी ओर और ज्यादा खींचने लगा, लेकिन जे इतनी नशे में हो गई थी कि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। आखिरकार सब लोग सोने चले गए। एक तूफानी रात के बाद भूखी जे खाने की तलाश में उठी। तभी यूरी उसके पास आया और पार्टी में अपने इजहार की बात करने लगा। उसने कहा कि जे गुस्से में भी कितनी सुंदर लगती है। जे ने सब कुछ नकार दिया और सोचा कि यूरी शायद नशे में है, लेकिन यूरी को लगता था कि जे उससे बच रही है, क्योंकि वो उसे पसंद करती है, लेकिन मानना नहीं चाहती। यूरी ने कहा कि वह अपने जज्बातों को लेकर बिल्कुल गंभीर है। फिर उसने घुटनों के बल बैठकर जे का हाथ थामा और कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो दिल से चाहता था कि जे भी उससे प्यार करे। यह सुनकर जे चौंक गई और झटके में पीछे हट गई, लेकिन यूरी ने उसका हाथ फिर से पकड़ा और गंभीरता से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जे हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात शादी तक पहुंच जाएगी। अब यूरी उसे सिर्फ दोस्त नहीं समझ रहा था, वो चाहता था कि जे उसकी पत्नी बने। जे ने सोचा शायद यूरी नशे में है, लेकिन उसने कहा कि वो होश में है और पूरी तरह गंभीर है। वो जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहता है। जे ने कहा कि वो बहुत उलझन में है और अभी जवाब नहीं दे सकती। वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं, फिर यूरी शादी की बात कैसे कर सकता है? यूरी दुखी होकर चला गया। जे वहीं खड़ी रह गई, अंदर ही अंदर सब कुछ दोहराते हुए। उसे याद आया कि पिछली रात उसने यूरी और कैफिर को आपस में बात करते हुए देखा था। दोनों किसी बात पर नाराज लग रहे थे। उसने सोचा शायद वही बातचीत शादी के प्रस्ताव से जुड़ी हो। बाद में वह नीचे गई तो देखा कि उसकी दादी मिलने आई हैं। परिवार ने उन्हें बहुत प्यार से स्वागत किया। फिर अचानक साई आ गया। जे चौंकी, लेकिन खुश भी हुई। वह बहुत नरम और शालीन लग रहा था। तभी किसी ने मजाक में कहा कि शायद जे और साई रिलेशनशिप में हैं। उसने इनकार किया, लेकिन जे ने उसे तुरंत चुप करा दिया, क्योंकि सभी लोग, यहाँ तक कि एंजेलो भी ध्यान से देख रहे थे। एंजेलो को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसे लगता था कि जे को स्कूल पर ध्यान देना चाहिए, रिश्तों पर नहीं। वह उसे बहुत मानता था और उसे एक तरफ ले जाकर समझाने की कोशिश करता है। इस बीच साई जे की दादी के करीब आ गया था, जो उसे बहुत पसंद करने लगी थी। बाद में एंजेलो ने अपनी बहन से बात की और कहा कि उसे जे पर सख्त होने का पछतावा है, लेकिन वह यह भी जानना चाहता था कि उसे वह अंगूठी किसने दी जो वह पहन रही थी। जे नहीं चाहती थी कि एंजेलो या कोई और उसकी जिंदगी में दखल दे। इन सब के बावजूद उनके परिवारों के बीच की साझेदारी आगे बढ़ रही थी, ताकि दिवालियापन से बचा जा सके। जे ने अपनी दादी को जूस परोसा, जो अब भी साई को बहुत पसंद करती थी। क्रिसमस की तैयारियां
चल रही थीं। सब लोग इकट्ठा हुए और दादी ने सबको गिफ्ट देना शुरू किया। जे भी उनके साथ शामिल हुई और देखा कि साई भी खुश होकर सबके साथ है। फिर जे को केट का मैसेज आता है जिसमें वह उसे साथ देने के लिए धन्यवाद देता है और क्रिसमस की बधाई देता है। ये सबका मूड अच्छा कर देता है। फिर फेलिक्स भी अपना क्रिसमस ग्रीटिंग भेजता है जिससे जे को बहुत खुशी होती है। वह अपने चारों तरफ प्यार और अपनापन महसूस कर रही थी। तभी यूरी उसे एक साधारण सा मैरी क्रिसमस मैसेज भेजता है। बाकी लोगों की तरह उसने कुछ खास नहीं लिखा, न ही कोई मजाक किया। जे थोड़ी निराश हो जाती है। वह कुछ भावनात्मक उम्मीद कर रही थी। फिर भी उसका छोटा सा मैसेज जे के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। वहीं यूरी अपने परिवार के साथ चुपचाप खाना खाता है और सब कुछ सोचता रहता है। फिर गिफ्ट खोलने का समय आता है। सबको सोच समझकर दिए गए तोहफे मिलते हैं और सब खुशी से जश्न मनाते हैं। लेकिन जब जे अपना गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक सफेद ड्रेस होती है, बेहद खूबसूरत लेकिन चौंकाने वाली। वह समझ नहीं पाती कि इसका क्या मतलब है और बाकी लोग भी चिंता करते हैं कि वह कैसे रिएक्ट करेगी क्योंकि वह अभी भी बहुत छोटी है। एक हफ्ता बीत जाता है और जे कहीं नजर नहीं आती। उसकी आंटी और दादी उससे मिलने की तैयारी करती हैं, लेकिन तभी जे खुद आ जाती है, वही टाइट सफेद ड्रेस पहने हुए जिसमें वह खुद को असहज महसूस कर रही होती है। एंजेलो को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है और वह पहले से ज्यादा नर्वस लगता है। जे समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों है। नए साल की शाम शुरू होती है, खासकर फैंडी में होने वाला जश्न। यूरी को यकीन है कि जे वहां आएगी। पार्टी शुरू होती है और सभी लोग यूरी के परिवार से मिलते हैं। जे को सबसे मिलवाया जाता है और वह कोशिश करती है कि अच्छा महसूस करे। वह बैठती है और देखती है कि कैफिर पास में ही है। जैसे ही वह उसे पहचानती है, उसके चेहरे पर रोशनी आ जाती है। लेकिन फिर कैफिर ठंडे लहजे में बात करता है जिससे साफ होता है कि वह अब भी हालिया घटनाओं से प्रभावित है। जे ड्रिंक लेने जाती है और तभी पार्टी में एक सिंगर आता है। जो गाना वह गाता है वह जे के दिल को छू जाता है। उसे याद आता है कि एक बार कैफिर ने भी वही गाना उसके लिए गाया था। उसे एहसास होता है कि कैफिर ही उसे सच में समझता है। वह यूरी से कहती है और पार्टी से बाहर चली जाती है, भावनाओं से भरकर। यूरी उसके पीछे जाता है और सबके सामने एक बार फिर प्रपोज करता है। जे चौंक जाती है। वह अभी अभी जापान से लौटा था और अब दोबारा उसे शादी के लिए कह रहा है। फिर वो दोनों डांस करते हैं। डांस बहुत सुंदर होता है लेकिन माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। सब उन्हें देख रहे होते हैं। कैफिर एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसका दिल टूट रहा होता है क्योंकि वह जानता है कि वह उसे फिर से खो रहा है। कैफिर अपने जज्बातों को दबाने के लिए शराब पीने लगता है और जे दिखावे में सब ठीक दिखाने की कोशिश करती है। डांस खत्म होते ही सब लोग नए साल का स्वागत करते हैं और यूरी का जन्मदिन भी मनाते हैं। जे स्टेज पर जाकर उसे जन्मदिन का गाना गाकर सुनाती है। कैफिर सब कुछ चुपचाप देखता है, टूटे हुए दिल के साथ। थोड़ी देर बाद सच्चाई सामने आ जाती है। दोनों परिवार अब साझेदारी में हैं और जे और यूरी को अब एक जोड़ा माना जा रहा है। जश्न जारी रहता है लेकिन जे को यह सब अचानक और धोखे जैसा लगता है। कैफिर हैरान होता है। यूरी कुछ भी समझा नहीं पाता। उसका परिवार बहुत दुखी होता है। उन्हें लगता है कि यूरी ने उसकी भावनात्मक स्थिति का फायदा उठाया। कैफिर और जे दोनों ही दुखी होते हैं लेकिन यूरी खुश होता है। उसे आखिरकार वो लड़की मिल गई जिससे वह इतने समय से प्यार करता था। जे बाहर से सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश करती है लेकिन अंदर से उसे सब कुछ समझ आ रहा होता है। उसे एहसास होता है कि उसकी फैमिली और दोस्त सभी सगाई के बारे में पहले से जानते थे, यहाँ तक कि कैफिर भी। खुद को अकेला महसूस करते हुए वह पार्टी छोड़कर रोती हुई चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह सपना है या सच्चाई। शादी कैसे तय हो सकती है बिना उससे पूछे। एंजेलो उसे रोता हुआ पाता है। वह कबूल करता है कि वह सब कुछ समझाना चाहता था लेकिन मौका ही नहीं मिला। उसे इसका बहुत पछतावा है। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके परिवार का भविष्य इसी साझेदारी पर टिका था। जे सदमे में है। वह कहती है कि एंजेलो को और किसी को नहीं तो उसे तो यह समझना चाहिए था कि उसके लिए फैसले लेना ठीक नहीं। उसने भी बहुत गलतियां की सब ठीक करने की कोशिश में, लेकिन उसे इस तरह शादी के लिए मजबूर कैसे किया जा सकता है। वह अभी भी बहुत छोटी है। वह पढ़ना चाहती है, काम करना चाहती है, अपनी जिंदगी जीना चाहती है। वो लोग कहते हैं कि अभी शादी नहीं होगी, बस दोनों एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। फिर भी उसकी उंगली में पड़ी अंगूठी उसे एक जाल जैसी लगती है। उसकी आंटी को उसका दुख समझ आता है। वो जानती हैं कि जे ये कभी नहीं चाहती थी, लेकिन बाकी सबको लगता है कि यही उसके लिए अच्छा है। लोग कहते हैं कि ये तो बस सगाई है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जे ऐसा महसूस नहीं करती। सब एंजेलो को दोष मत दो। वो कहते हैं कंपनी डूब रही थी और यही आखिरी रास्ता था। अब कैफिर सब कुछ जान चुका है और उसके दिल के अंदर कहीं उसे पता है कि वह जे को दोबारा खोना नहीं चाहता जैसे पहले खो दिया था। लेकिन अगर वह रुका तो यूरी के साथ उसका रिश्ता खत्म हो सकता है, इसलिए वह पीछे हटने का फैसला करता है। फिर भी जब उनका गाना बजता है वो टूट जाता है। वह खुद से स्वीकार करता है कि उसे हमेशा डर था कि वह अपने पिता जैसा बन जाएगा, ठंडा और चोट पहुंचाने वाला। लेकिन जो बात उसने नहीं सोची थी वो ये थी कि वह अपनी माँ
माँ की तरह गहराई और पागलपन से प्यार करने लगेगा, एक ऐसा प्यार जिसे वह हमेशा छिपाता रहा। अब वह जे को दोबारा खोने नहीं देना चाहता। पूरी हिम्मत के साथ वह उसके सामने आता है। जे हैरान रह जाती है और चलने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसका पीछा करता है और सीधे पूछता है, क्या तुम यूरी से प्यार करती हो? उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वह उलझी हुई होती है, भावनाओं से भरी हुई, चुप। कैफिर उसे एक विकल्प देता है, जवाब दो या मुझे चूम लो। फिर भी वह कुछ नहीं कहती, बस रोती रहती है। उस दर्दनाक खामोशी में कैफिर उसे चूम लेता है। ये अलविदा हो सकता है या कुछ और। वह उसे दूर धकेल देती है, गुस्से में और उलझन में। वह उसे कोसती है। उसे समझ नहीं आता कि इतने अराजक हालात में वह ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन कैफिर उसे फिर से गहराई से चूमता है। दोनों अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाते। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और कुछ अजनबी अंदर आ जाते हैं। वह पल टूट जाता है। वो दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन दोनों के बीच सब कुछ अभी भी जल रहा होता है। जे अपने परिवार के बारे में सोचती है, जिन्होंने हमेशा उसकी रक्षा की। कैफिर अपने उस राज से परेशान होता है जो अब तक छिपा रखा था। दोनों अपनी अपनी उलझनों में खोए हुए हैं, उन तमाम चीजों में जो उन्हें यहाँ तक ले आई। जे चली जाती है, कैफिर को अकेला छोड़कर, जो चुपचाप रोता रहता है। उसी वक्त यूरी आता है और धीरे से उसे साथ चलने के लिए कहता है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह सहम गई सी होती है, लेकिन फिर भी हाँ कहती है और उसके साथ चल पड़ती है। वह उसे रूफ टॉप पर ले जाता है। जे वहाँ की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाती है। यूरी उसे मुस्कुराने, हंसने और इस पल को जीने के लिए कहता है। वे साथ चलते हैं और फिर उसे हानिची परिवार से मिलवाया जाता है, क्योंकि उसने यूरी का प्रपोजल स्वीकार किया था। सब जाम उठाते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन जे के अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा होता है। वह बहाना बनाकर बाथरूम जाने के लिए निकलती है, लेकिन कैफिर उसे फिर से रोक लेता है। वह उसे एक तरफ ले जाता है। जे परेशान हो जाती है, अब क्यों कर रहा है ये सब? कैफिर खुद भी उलझन में है। वह कहता है कि वह अब उसे कंट्रोल नहीं करना चाहता, लेकिन उसे यह डर सता रहा है कि वह किसी और से शादी कर लेगी, जबकि उसके दिल में अभी भी उसी के लिए भावनाएं हैं। उसे जे की आंखों में दिखता है, वह शादी से नहीं डर रही, वह इसीलिए डर रही है क्योंकि उसका दिल किसी और का है। कैफिर सब कुछ कह देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब इसे छुपाऊंगा नहीं। जे स्तब्ध रह जाती है। तभी आतिशबाजियां शुरू हो जाती हैं। आसमान रंगों से भर जाता है, लेकिन कैफिर के पास एक आखिरी बात और होती है, एक ऐसा राज जो वह अब तक अंदर ही दबा रहा था। वह उसकी आंखों में देखती है और अचानक उसे चूम लेती है, एकदम बीच आसमान के फूटते रंगों के नीचे। कैफिर स्तब्ध रह जाता है, फिर वह उसे और गहराई से चूमता है। उनका प्यार अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से जल रहा होता है। वे पूरी तरह से एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर उनके परिवार वहां पहुंच जाते हैं। अमोरेई देखती है कि उसका बेटा अकेले खड़ा है, दिल टूटे हुए, उस इंसान का इंतजार कर रहा है जो शायद कभी वापस ना आए। उधर जे अब भी कैफिर की बाहों में होती है और वे दोनों अब खुशी से रोते हैं। इस बार आंसू दर्द के नहीं, सच्चे प्यार के होते हैं, यूरी के बिना किसी सफाई के। जे को अब पता है कि उसका दिल कहाँ है, और कैफिर वह अब उसे रोकता नहीं, उसे बांधता नहीं, बस उसके साथ रहता है। वे पूरी रात साथ रहते हैं, जबकि नए साल का जश्न चलता रहता है, और यूरी चुपचाप देखता है कि उसके सपने टूट रहे हैं। यहीं खत्म होता है सीजन 1। क्या जे कैफिर के साथ रहेगी या फिर वह यूरी और अपने परिवार की उम्मीदों को चुनेगी? तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और उस बेल आइकन को जरूर दबाना।